नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल टेक्निकल अर्थ में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो गलवान घाटी को लेकर आ रही है। चीन ने कम से कम 16 शिविरों के साथ जो LAC भारतीय पक्ष में है और गलवान घाटी में अपनी स्थिति को मजबूत बना दिया है। वायु नाला में चीनी तैनाती ने भारतीय सैनिकों के लिए गश्ती पॉइंट 14 को काट दिया है, जहाँ PLA के द्वारा जबरदस्ती गश्त भी की जाती थी। इसीलिए भारत ने अब संकीर्ण घाटी में रणनीतिक ऊंचाई पर नियंत्रण के लिए विशेष सैनिकों का बल भी तैनात किया है। साथ ही भारतीय पक्ष ने किसी भी घटना की तैयारी के लिए क्षेत्र में अपने पर्याप्त बल का निर्माण भी कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में चीन ने गलवान नदी की खुदाई करके और उसके किनारों पर अतिरिक्त बैंक का निर्माण करके कृत्रिम रूप से इस संकरी घाटी का विस्तार किया है। सैटेलाइट से प्राप्त जो चित्र हैं वो बताते हैं कि हाल ही में नदी के पानी में अचानक फैलाव के कारण इनमें से कई अतिक्रमण अलग अलग हो गए हैं, जो कि क्रॉसिंग पॉइंट को भी साफ कर चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों साफ साफ सैटेलाइट की इमेजेस से पता चल चुका है कि वायु नाला को काट दिया गया है, यानी कि पॉइंट 14 जहाँ तक भारतीय सेना गश्त करती थी उसे पूरी तरीके से चीन ने काट दिया है। अब यहाँ पर तनाव की स्थिति बन सकती है और खासकर यहाँ पर अगर युद्ध होता है तो वो पहाड़ी युद्ध होगा, यानी कि यहाँ पर खास करके भारतीय सेना जिसके पास ऑलरेडी इतना अनुभव है पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई लड़ने का और अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्र में लड़ाई लड़ने का, उनको अब चीन का मुकाबला करने के लिए आगे भेजा जा सकता है अगर चीन यथास्थिति को बनाए नहीं रखता है तो। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय सैनिकों को लेकर आ रही है। भारत के सैनिक और अधिकारी अब जल्द ही स्विस आर्मी चाकू का अपना संस्करण लेकर साथ जाएंगे, जिसमें एक डिटोनेटर क्रीम्पर, एक वायर कटर, सोडा बोतल खोलने के लिए एक बोतल खोलने वाला उपकरण और एक ब्लेड होगा, जो एक करीबी हाथ में खंजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि हाथ की लड़ाई में इसका इस्तेमाल हो सके। भारतीय सेना अपनी पैदल सेना के लिए उन्हें खरीद रही है और वे व्यक्तिगत उपकरण का एक हिस्सा बनेंगे। सेना जल्द ही इस तरह के मल्टीपर्पज टूल को खरीदने की निविदा यानी कि टेंडर जारी करेगी। ये चाकू -20 से +50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में काम कर सकेंगे। सेना के सूत्रों ने बताया कि चाकू से नोक पर लगे सिकंजे को हटाने और चलाने में भी सक्षम होना चाहिए, यानी कि अब भारतीय सेना भी इस तरीके के खुफिया चाकू से लैस होगी, जो कि बहुत सारी तरीके से यानी कि मल्टीपर्पज टूल की तरह काम करेगा। और अगर चीनी किसी भी हिमाकत को अंजाम देते हैं तो इसी तरीके के जो हथियार है इसी से उन पर वार भी किया जाएगा। ये भारत सरकार का भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्पाइस 2000 बम्स को लेकर आ रही है। चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के बाद भारत जमीनी ठिकानों पर मार करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहता है। ऐसे में भारत और स्पाइस बम खरीदने की योजना बना रहा है। जो बम अब भारत खरीदने जा रहा है वो स्पाइस 2000 का एडवांस वर्जन होगा, जो कि क्षण भर में दुश्मन की इमारतों और बंकरों को धूल में मिला देगा। बता दें कि स्पाइस 2000 वही बम है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने पिछले साल पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत के बालाकोट शहर के स्थित आतंकी कैंप पर मिराज 2000 के जरिए किया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही स्पाइस 2000 बम है। अब स्पाइस 2000 बमों जैसे आपातकाल खरीद शक्तियों के तहत अधिक स्टैंड ऑफ हथियार हासिल किए जाने की योजना है। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है फ्रांस को लेकर। आपको बता दें कि फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंसा पार्ली ने रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा। LAC पर हुए तनाव के बीच उन्होंने लिखा कि ये सैनिकों और उनके परिवार और राष्ट्र के खिलाफ एक कठिन आघात था। इस कठिन परिस्थिति में मैं फ्रांसीसी सशस्त्र बलों के साथ अपने देश से भारत को एक मजबूत सहयोग देना चाहती हूँ और फ्रांस की सेना भारत के साथ खड़ी है। फ्लोरेंस ने इस लेटर में कहा कि फ्रांस इस जंग में भारत के साथ खड़ा है और ऐसे में भारत को फ्रांस का साथ मिलना काफी अच्छी खबर मानी जा सकती है। दोस्तों भारत का फ्रांस के साथ मिलना भी काफी जरूरी है, क्योंकि फ्रांस से ऑलरेडी राफेल आ रहे हैं, हमारे नेवी प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और साथ ही हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चीन के खिलाफ यहाँ पर हमें एक मजबूत मोर्चा खोलना होगा, जिसमें भारत को अपने साथ फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया को भी लेकर चलना होगा और साथ ही यहाँ पर अमेरिका की भी भूमिका हो सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और चीन की मीटिंग को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की तीसरे दौर की बातचीत हुई, जिसके केंद्र में पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे करने के तौर तरीकों को अंतिम रूप देना था। आपको बता दें कि ये जो मीटिंग हुई वो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशुल सेक्टर में हुई। पहले की 2 दौर की जो वार्ताएं होती उसमें भारतीय पक्ष ने यथास्थिति को बहाल और गलवान घाटी और पैंगोंग और अन्य क्षेत्रों से चीनी सैनिकों को तत्काल वापसी पर जोर दिया था। आपको बता दें कि भारत ने पिछले 2 सप्ताह में सीमा के पास अग्रिम स्थानों पर हजारों सैनिक तैनात किए हैं। वायुसेना भी वहाँ पर तैनात है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीतें भी लगातार हो रही है। हालांकि अभी तक इसका कोई आउटपुट नहीं निकला है, क्योंकि गलवान घाटी में संघर्ष के बाद दोनों देशों की जो स्थिति है वो पहले जैसे नहीं रह गई है और भारत चाहता है कि किसी भी हाल में चीन वापस अपने पॉइंट्स पर लौट जाए जहां पर वो ऑलरेडी गश्त करता था।
और यहाँ पर भारत ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर चीनी सेना पीछे नहीं हटेगी तो हमें कार्रवाई करनी पड़ सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो ताइवान को लेकर आ रही है। ताइवान ने चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन दिनों ताइवान और अमेरिकी नेवी साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिसके जवाब में चीन ने ताइवान एयर स्पेस का उल्लंघन करना शुरू किया। इधर चीन के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए ताइवान नेवी और एयरफोर्स अलर्ट पर है। ताइवान के राष्ट्रपति अपनी सैन्य ताकत का इजाफा करने के लिए रिजर्व बलों को और मजबूत करने के लिए नई घोषणाएं कर रहे हैं, जिसके तहत रिजर्व फोर्स ताइवानी सेना के मजबूत बैकअप के रूप में काम करेंगी। और ये जो रिजर्व फोर्स होंगी वो नियमित सशस्त्र बलों की तरह ताकतवर होंगी। उन्हें भी वे सभी हथियार और सैन्य साजो सामान दिए जाएंगे जिनका इस्तेमाल ताइवान की सेना करती है। आपको बता दें कि ताइवान को अपना हिस्सा मानता है चीन। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इसके लिए सेना का इस्तेमाल करने पर जोर देती आई है। ताइवान के पास अपनी खुद की सेना है जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। हालांकि ताइवान में जब से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आई है तब से चीन के साथ संबंध उनके और खराब हुए हैं। ताइवान जैसा छोटा देश भी चीन के खिलाफ खड़ा हो चुका है और इससे आप ये समझ सकते हैं कि चीन किस तरीके से जमीन हथियाने की कोशिश करता है अपने आस पड़ोस के देशों की। यहाँ पे अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि कल भारत सरकार ने चीन की 59 ऐपों को बंद कर दिया, यानी कि उन पर बैन लगा दिया। साथ ही प्ले स्टोर से उन सभी ऐपों को हटाने का भी आदेश दे दिया। इसको देखते हुए चीन अब बैकफुट पर नजर आता हुआ दिख रहा है। भारत की इस कार्रवाई से चीन इस तरीके से घबराया है कि अब उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की दुहाई दी है। भारत के एक्शन के बाद चीन के विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि चीन को काफी चिंता है कि वो इस स्थिति की समीक्षा भी कर रहा है। साथ ही चीन ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा से अपने कारोबारियों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों को पालन करने को कहती रही है। भारत सरकार को चीन समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी करनी चाहिए। बैन किए गए जो ऐप्स थे उनमें खास करके टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट जैसे ऐप्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा कमाई चीन को हो रही थी। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इन ऐप्स के जरिए हमारा डेटा लीक होने की भी काफी सारे चांसेस बने हुए थे। यही नहीं, आपको बता दें कि अमेरिका ऑलरेडी टिकटॉक को बैन कर चुका है और वहाँ के नागरिकों ने इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर लिया। यहाँ पे अगली खबर भूटान को लेकर आ रही है। चीन अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ नई नई चालें चल रहा है। आपको बता दें कि चीन ने अब भूटान की राजधानी थिम्पू तक अपना अधिकार जताया है। साथ ही चीन ने भूटान की जमीन को विवादित बताया है और यहाँ पर मौजूद परियोजनाओं पर होने वाली फंडिंग का भी चीन विरोध कर रहा है। वहीं भूटान ने चीन की इस चाल पर आपत्ति जताई है। उसने कहा है कि हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जमीन भूटान का अभिन्न क्षेत्र है। दरअसल भूटान और चीन के बीच अभी सीमाएं तय नहीं है। चीन इस बात का फायदा उठाकर थिम्पू की जमीन हथियाना चाहता है। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली बात है कि चीन की नई चाल में अब भूटान फंसता हुआ नजर आ रहा है और वो थिम्पू तक का जो एरिया है, यानी कि उनकी राजधानी तक का जो एरिया है, उसे अपना बना रहा है। ऐसे में अब भूटान को कोई अगर बचा सकता है तो केवल भारत बचा सकता है और इसलिए भूटान को भारत का समर्थन भी यहाँ पर प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका अपनी सैन्य भागीदारी को भारत के साथ मजबूत करने पर विचार कर रहा है। इसको लेकर अमेरिकी सीनेट में एक बिल पेश किया गया। अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका 5वीं पीढ़ी के F-22 और F-35 जैसे एडवांस फाइटर जेट्स भारत को दे सकता है। अभी तक ये फाइटर जेट्स इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे कुछ चुनिंदा देशों के पास है, जो कि अमेरिका के साथ मजबूत संबंध रखते हैं। अमेरिका की रिपब्लिक और विपक्षी डेमोक्रेटिक के 2 सीनेटरों ने भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने और खास तौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और सैन्य क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम 2021 संशोधन विधेयक पेश किया। सीनेटर मार्क वार्न और सीनेटर जॉन कार्नी ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से पूछा कि वे आकलन करें कि रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत निजी क्षेत्रों के सहयोग के लिए क्या इजराइल यूएस बाई नेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल बना सकते हैं। आपको बता दें कि वार्नर सीनेट में खुफिया मामलों की शक्तिशाली समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही सीनेटर कॉर्निन ने एक अन्य संशोधन में रक्षा मंत्री को कानून पारित होने के 180 दिनों के भीतर भारत को अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कार्यक्रम पर जानकारी देने को भी कहा है। आपको बता दें कि भारत को टॉप सीक्रेट अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी और उपकरण मुहैया कराने के मद्देनजर कॉर्निन और वार्नर ने भारत को इजराइल और न्यूजीलैंड की तरह नाटो प्लस देशों की सूची में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से एक अन्य संशोधन बिल भी पेश किया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।